वालेकुम नाजरीन, अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ आज हम इस बैठक में जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो शोबा सेहत पे। गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त सेहत के शोबे में बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ की जो आवाम है उन्हें हेल्थ की जो बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो अब तक मुहैया नहीं हो पा रही हैं। दूर दराज इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ आज भी ख़वातीन बिलखुसूस डिलीवरी के केसेस में उनके बर वक्त हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती और उनके रास्ते में अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ भी हो जाती है, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि जो हेल्थ की जो बुनियादी जो सहूलियात हैं वो उन्हें घर की दहलीज पे मुहैया नहीं हो पा रही हैं। आज के इस बैठक में मेरे साथ जो शुरकाए गुफ्तगू होंगे उनका ताल्लुक भी शोबा सेहत से। डॉक्टर एजाज अयूब साहब जो कि YDA के प्रेसिडेंट भी है गिलगित बल्तिस्तान के, उनके साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर मुश्ताक साहब जो कि PMA के प्रेसिडेंट है रावलपिंडी इस्लामाबाद के। डॉक्टर तनवीर साहब इस वक्त YDA इस्लामाबाद के जनरल सेक्रेटरी, और डॉक्टर मुनम साहब जो कि साबका फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अली शेर। मौजू है शोबा सेहत अहवाल गिलगित बल्तिस्तान की इस बैठक में। डॉक्टर साहब, आप गिलगित बल्तिस्तान में YDA की नुमाइंदगी भी करते हैं और आपकी एक बड़ी स्ट्रगल भी रही है डॉक्टर्स के इश्यूज़ और बिलखुसूस जो शोबा सेहत को दरपेश जो मसाइल हैं। जब तक मसाइल डॉक्टर्स को फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, डॉक्टर बुनियादी तौर पे अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी तरह से निभा नहीं सकता है। क्या समझते हैं कि क्या वो अहम इश्यूज़ हैं कि जिनका हल तलब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका। आपने इतने अच्छे मौज़ू को ज़ेर बहस लाया और उसके लिए हमें मदऊ किया। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान की जो सेहत के मसाइल हैं, उसका तो गिलगित बल्तिस्तान के जो रिहायशी हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनको बखूबी इल्म है उस चीज़ का। जिस तरह आपने बताया कि दूर दराज इलाकों के अंदर जो है वो सेहत की जो बुनियादी सहूलियात जिस तरह होनी चाहिए वो तकरीबन नापेद हैं। अगर वहाँ पे गवर्नमेंट जो है उनकी कोशिश है कि डॉक्टरों को वहाँ पे तैनात करें, स्पेशलिस्ट को लेके जाएँ, लेकिन यकीनन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को या जो मेडिकल ऑफिसर्स, डेंटल ऑफिसर्स, अगर उनको आप वहाँ ऐसे इलाके में भिजवाते भी हैं तो उनको वहाँ पे फैसिलिटेट भी करना होगा। हार्ड एरियाज़ हैं, मौसमी हालात, सफ़र के जो इश्यूज़ हैं वो उनको वहाँ एकोमोडेशन के मसाइल हैं डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर अगर वहाँ गुज़ारा कर भी ले तो उसके लिए अगर एक सर्जन को वहाँ पे तैनात करते हैं तो उसके साथ पूरी ऑपरेशन थिएटर और उसका टीम जो है अमला दरकार होता है। उसके लिए जो ज़रूरी अद्वियात हैं ज़िंदगी बचाने वाली वो चाहिए होंगी। वो एक इमारत जो है वो उस काबिल हो कि उसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो ऑपरेशंस के बाद। व किसी भी किस्म के ऑपरेशन, जनरल सर्जरी, गायनी, दूसरे तीसरे जितने भी इश्यूज़ हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमें ये समझना होगा कि पूरे पाकिस्तान की निस्बत जो है ना सबसे ज़्यादा जो सेहत के शोबे को दरपेश मसाइल हैं वो हमारे गिलगित बल्तिस्तान को ही हैं, क्योंकि एक एरिया ऐसा जो काफ़ी अरसे से निगलेक्ट रहा जो है ना उसको मैं यही कहूँगा कि कई दहाइयों से जो है ना वहाँ पे उस तरह के जो सेहत के शोबे में काम होने चाहिए थे, इक़दामात उठाने चाहिए थे गवर्नमेंट को, वो नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से वो सारे मसले जमा होते होते आज हमारे सामने हमें दिखाई देते हैं। वहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना अभी तक, कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं बन सका अभी तक। 70 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है इलाक़ के बाद भी जो ज़ेर इंतज़ाम है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, तो उसके बाद भी अब तक जो है वहाँ पे ये बुनियादी जो इदारे होते हैं, ये इदारे इनकी अहमियत ये होती है कि जब तक मेडिकल कॉलेज, तदरीसी अस्पताल, टीचिंग अस्पताल हम जिसको कहते हैं, ये नहीं बनेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं वो पनप नहीं पाएँगे, वहाँ रिसर्च नहीं हो पाएगी, वहाँ पे जो जितने डॉक्टरों का एक टीम वर्क है वो नहीं हो पाएगा। यानी हाउस ऑफिसर नहीं है, ट्रेनी ऑफिसर्स नहीं है, मेडिकल ऑफिसर्स की तादाद उतनी नहीं होगी। एक डिपार्टमेंट के अंदर एक कार्डियोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट या मेडिकल स्पेशलिस्ट है, दीगर अमराज के जो भी स्पेशलिस्ट है वो एक ही बंदा पूरे डिपार्टमेंट को चला रहा होता है। यानी कि आपकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाव ये है कि ह्यूमन लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, हुकूमतों ने ह्यूमन रिसोर्स की तरफ तवज्जो नहीं दी। इसी पे बात करेंगे डॉक्टर मुश्ताक साहब से भी। डॉक्टर साहब, आज के इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में डॉक्टर मर्ज़ की तशख़ीस के लिए लेबॉर्ट्री का बहुत हद तक मरहून मन्नत हो चुका है। तो आप समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो लैब सिस्टम है वो उससे आप खासे मुतमईन हैं, या आपको लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस इंतहाई अहम मौके पर और अहम प्रोग्राम में हमें मदऊ किया। आपका सवाल बहुत अहमियत का हामिल है। डॉक्टर बगैर लैब इन्वेस्टिगेशंस के या डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस है उनके बगैर
बज़ात ख़ुद डॉक्टर इनकम्प्लीट है। गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप हेल्थ फैसिलिटीज़ की आप बात करें, बीएचयूज़ हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, फिर डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, फिर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल तो है ही नहीं, रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की हद तक हम गए हैं। तो 3 रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे 2 हॉस्पिटल्स में एमआरआई की मशीन है। बाकी चिलास जो रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, वहाँ पे एमआरआई की मशीन अब तक नहीं है। दूसरा ये है कि अगर हम मशीनें ले भी लेते हैं, जिनकी अभी बात चल रही है कि मशीन्स कुछ आ रही हैं एमआरआई की, हमें जो ट्रेन लोग हैं, जो उन मशीनों को रन कर सकते हैं, उनकी तो हमारे पास है ही नहीं। इस्तेदादी क़ुव्वत बिल्कुल ना होने के बराबर है। रेडियोलॉजिस्ट आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में मौजूद नहीं है। अगर रेडियोलॉजिस्ट कोई मौजूद हैं भी, तो जो लैब टेक्नीशियंस हैं, जिन्होंने एमआरआई मशीन को रन करना है, जिन्होंने सीटी स्कैन की मशीनों को रन करना है, तो वो लोग मौजूद नहीं हैं। फिर बात घूम फिर के वहीं आती है कि हमें एक स्ट्रक्चरल वे से आगे जाना पड़ेगा। हमें ऐसे अपने बेसिस से लेके ऊपर तक एक पूरा चेन ऑफ कमांड डेवलप करना पड़ेगा। हमें ट्रेंड जो है ना, वो रेडियोलॉजिस्ट भी चाहिए, हमें ट्रेंड लैब टेक्नीशियंस भी चाहिए, हमें लैब वर्कर्स भी चाहिए। हमें बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे फ्रंट पे काम करने की ज़रूरत है। अभी दूर दराज एरिया है जी भी, ये भी देखना पड़ेगा कि इन मशीनों को आप मेंटेन कैसे कर पाते हैं। मैं चूँकि यहाँ पिम्स में हूँ, एमआरआई की मशीन हमारे बहुत अरसे से ख़राब पड़ी है। उसकी मेंटेनेंस इस्लामाबाद लेवल पे अगर गवर्नमेंट की उसमें मुश्किल है उनको मेंटेन करना, तो गिलगित बल्तिस्तान पे काफ़ी हद तक चैलेंजिंग होगा। और गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म साथ डेवलप कर लें कि उसको प्रॉपरली थ्रू आउट द ईयर आप उनको रेगुलेट कर सकें। लैब आपके इन्वेस्टिगेशंस है ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में नहीं है। आपने एमओज अगर बीएचयूज़ में बिठाए हुए हैं, तो वहाँ आपने बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं दी है, वहाँ पे बेसिक टेस्टिंग की सहूलत ही नहीं है। तो बीएचयू में एक एमओ बैठ के फिर बगैर इन्वेस्टिगेशंस के वहाँ पे डिस्पेंसर की तरह आप उन चीज़ों पे आप लिखना शुरू कर देंगे, अंदाज़ों के ऊपर आप क्योंकि प्रॉपरली आप इक्विप्ड नहीं है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमें बीएचयू से लेकर आरएचक्यू लेवल पर एक चेन ऑफ कमांड सिस्टम की ज़रूरत है। सही, चेन ऑफ कमांड की आप बात करें तो डॉक्टर तनवीर साहब से इस मौजू पे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप चूँकि वाईडीए के जनरल सेक्रेटरी भी हैं इस्लामाबाद के, डॉक्टर्स का एक अहद होता है, एक हलफ वो लेते हैं कि हम हर हाल में मरीज़ों की खिदमत करेंगे। तो जब आपके इश्यूज़ हुकूमतों के साथ आते हैं, तो वहाँ पे आप अपने मुतालबात को मनवाने के लिए एहतजाज का रास्ता अपनाते हैं। एहतजाज जमहूरी ममालिक में हर शख्स का हक़ है कि वो अपने हुकूक के को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो एहतजाज का रास्ता अपना सकता है, लेकिन उस एहतजाज में आप मरीज़ों को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अमूमी तौर पे ये देखने में आया और ये बात होती है, तो क्या ये उस अहद के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। हमेशा जब भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, आया वो कोविड हुआ, डेंगू हुआ या जीबी से रिलेटेड, हमेशा जो है आपका चैनल फ्रंट पे रहता है। शुक्रिया। अब मैं आऊँगा आपके सवाल की तरफ। आपने एहतजाज के हवाले से सवाल किया, तो मैं वाईडीए में कोई 4 साल से यहाँ इस्लामाबाद में हूँ। उससे पहले मैं पंजाब की वाईडीए में था, और जब गिलगित बल्तिस्तान में कुछ अरसा मैंने एज ए मेडिकल ऑफिसर काम किया है, वहाँ भी हम लोग वाईडीए में हम काम कर रहे थे। तो एहतजाज के हवाले से मैं अवाम की जो एक गलत परसेप्शन है वो, और जो नॉन मेडिकल जितने भी लोग हैं उनकी एक गलत परसेप्शन है, उसको मैं आपके चैनल की वसादत से मैं क्लियर करना चाहूँगा। सही। एहतजाज ऐसे नहीं होता कि जब डॉक्टरों का एहतजाज हो पूरा हॉस्पिटल बंद होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। ये अवाम की गलत फहमी है। सही। सबसे पहले जब जो हम टोकन स्ट्राइक करते हैं, उसमें हम काली पट्टियाँ बांधते हैं और गवर्नमेंट को जो है हम इन्फॉर्म करते हैं कि वी आर प्रोटेस्टिंग विद ब्लैक रिबन्स, सही। कि हमारे इश्यूज़ जो हैं वो सुने जाएं। एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद जो है सिर्फ जो ओपीडी है उसके भी हम कुछ आवर्स का एहतजाज हम लोग करते हैं, कुछ घंटों का। ओपीडी में वो मरीज़ आपके आते हैं जिनका इलाज आज या कल हो या परसों हो, तो डिले होने से उनकी सेहत पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सही। डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। गुफ्तगू का सिलसिला हम यहीं से जारी रखेंगे। बढ़ते हैं एक मुख्तसर से दौरानिए के वक्फे की जानिब। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। कहते हैं अहवाल गिलगित बल्तिस्तान की बैठक से आज हम शोबा सेहत पे बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर तनवीर साहब, आप एहतजाज की बात कर रहे थे, तो पहले आपने कहा है कि स्याह पट्टियाँ हम बांधते हैं, हुकूमत वक्त को पैगाम देते हैं,
اور آپ کہہ رہے تھے کہ عوام اور جو شعبہ صحت کے جو ضامن ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ان کے بیچ میں ایک مس پرسیپشن جو ہے وہ قائم کی جا رہی تھی، اس پہ ذرا اسی پہ میں ابھی بات کر رہا تھا. جو ٹوکن سٹرائک ہوتی ہے اس میں جو ہے ہم لوگ صرف پٹیاں باندھتے ہیں. اس سے اگلا سٹیپ ہمارا ہوتا ہے کہ او پی ڈی میں کوئی 1 یا 2 گھنٹے کا احتجاج، تاکہ گورنمنٹ کو یہ احتجاج صرف، اور ایک اور بات میں آپ کی کلیئر کرواتا چلوں جو سامعین ہیں ان کے لیے، احتجاج صرف ڈاکٹرز کے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو احتجاج چل رہا ہے ڈاکٹرز اپنے الاؤنسز کے لیے اور اس کے لیے کر رہے ہیں. ایسی بات بھی بالکل نہیں ہے. ہم ہمیشہ جو بھی احتجاج ہمارا ہوتا ہے پیشنٹ کے ایشوز ہم پہلے رکھتے ہیں. اب میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں کسی آئی سی یو میں کام کر رہا ہوں، میرے پاس ہیومن ریسورس کی کمی ہے، میرے پاس جو ہے جو نیسیسری میڈیسنز ہیں ان کی کمی ہے. میں ایک واقعہ بھی آپ کو کوٹ کروں گا. چلاس ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا، اس سے 4 سال پہلے. ڈاکٹر اعجاز ایوب بھی اس ٹائم وہیں پہ پوسٹڈ تھے. ایمرجنسی میں ایک پیشنٹ آیا تھا کارڈیوجینک شوک کے ساتھ، فیمیل پیشنٹ تھی. کارڈیوجینک شوک کے لیے میں نے جب کارڈک میڈیکیشنز لکھی، نہ وہ اسٹاف کو پتہ تھا کہ یہ میڈیسن کیا ہے، ڈوپامین اور ڈوپیوٹامائن. سر بخوبی آپ کو بتائیں گے ڈیٹیلز. اور وہاں پہ جو ہے کسی نہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں اویلیبل تھی نہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں. اور وہ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو لائف سیونگ ہوتی ہیں. تو جو ڈاکٹرز کا احتجاج بیسکلی ہوتا ہے ان فیسلٹیز کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے اپنے کچھ ایشوز ہوتے ہیں، الاؤنس اس میں شامل ہوں، تنخواہیں ہوں، کوئی اور چیزیں ہوں، جو بھی ڈاکٹرز کے ایشوز ہیں وہ ہم اپنے ایشوز بعد میں رکھتے ہیں، پیشنٹس اور ہاسپٹل کے ایشوز. تو دوسری سب سے بڑی چیز یہ جو مس پرسیپشن ہے نا، وہ اسی لیے ہے کہ عوام میں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ایون ان میں بھی میڈیکل پروفیشن کے حوالے سے اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے. تو اس چیز کو ہم نے ختم کرنے کے لیے ہمیں مل کے بیٹھنا ہوگا، چیزوں کو ڈسکس کرنا ہوگا. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ہیلتھ کیئر ورکر ہے، بھائی اس سے تو پوچھو کہ اس کا احتجاج کیا ہے. احتجاج شروع کہیں ہو جاتا ہے اور باتیں آ کے شروع ہو جاتی ہیں کہ بھئی الاؤنسز کے لیے ڈاکٹرز نے ہسپتال بند کر دیا. اور میں آپ کی ایک اور انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ ہاسپٹل کی جو ایمرجنسی ہے اور جو انڈور پیشنٹس ہیں جو ایڈمٹ ہوتے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں شاید کوئی ایسا دن ہوگا، میں جتنی میری عمر ہے، ہم لوگوں کے جتنے احتجاج ہوئے ہیں، کسی احتجاج میں نہ ہم نے ایمرجنسی بند کی ہے، نہ آئی سی یو، نہ انڈور بند کیا ہوا ہے. او پی ڈی کا ٹوکن سٹرائک 1 یا 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس کو ہائی لائٹ زیادہ کیا جاتا ہے. صحیح ہائی لائٹ اس کو زیادہ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر منعم صاحب، آپ چونکہ دل کے شعبے سے آپ کی وابستگی ہے، گلگت بلتستان میں بہت زیادہ دل کے امراض میں لوگ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، کینسر کے مرض میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. ایک تو بنیادی کیا وجہ ہے کہ وہ عامل ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماریاں وہاں بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں؟ پھر دوسرا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سٹرکچر آج وہاں پہ موجود ہے وہ سٹرکچر بنیادی جو میڈیکیشن ہے وہ دینے کے قابل ہے یا نہیں؟ علی شیر بھائی، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اسپیشلی گلگت بلتستان میں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے. دوسرا، آپ کا سوال دل کے امراض سے متعلق تھا کہ ہمارے جو گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح کے مسائل سے سامنا کرتے ہیں دل سے ریلیٹڈ. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ادھر گلگت بلتستان میں اشیاء خودنوش کی جو سپلائی ہے اس پہ میں بہت ایک کہنا چاہوں گا کہ سب سٹینڈرڈ جو فوڈ پروڈکٹس وہاں پہ جا رہے ہیں، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے چیک اس اینڈ پہ. بیلنس نہیں. ریگولیٹری اتھارٹیز کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو بھی ادھر اشیاء خودنوش جا رہی ہیں اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. اس کا ایک بہت بڑا رول ہے دل کی بیماریوں سے ریلیٹڈ. دوسرا، کچھ لائف سٹائل جو ہے جیسے جیسے سہولیات کا وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس حساب سے لوگوں کا لائف سٹائل تھوڑا سیڈنٹری ہو گیا ہے. دیکھیں، آپ کی لائف سے اگر ہیلدی ایکٹیویٹی اسکپ ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، تو اب جو باڈی ہوتی ہے ہیومن باڈی، وہ اس کو اسی طرح ریئیکٹ کرتی ہے. تو جو آپ نے ایکٹیویٹی نہیں کیا، اب آپ ہیلدی ڈائٹ لے رہے ہیں یا ہائی کیلوری ڈائٹ لے رہے ہیں، اس کو کنزیوم کرنے کے لیے آپ کی باڈی میں ہیلدی ایکٹیویٹی ہونا ضروری ہے. تو لائف سٹائل کا بہت بڑا رول ہے. تیسرا، جیسے آپ کہے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں گلگت بلتستان میں ان چیزوں کو کوپ کرنے کی ہیں، میرے خیال سے گلگت بلتستان میں جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں کارڈک سے ریلیٹڈ ابھی تک کوئی اسپیشل یونٹ، چیسٹ پین یونٹ ابھی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک کارڈک ہاسپٹل کنسٹرکٹ کیا ہے، ابھی اس کی مشینریز کے ٹینڈر ہو رہے ہیں، پی ڈیز آن بورڈ ہیں اس کے لیے. تو وہ ہاسپٹل جب بن جائے گا تو میرے خیال سے گلگت بلتستان کی جو عوام ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جی بی گورنمنٹ کی طرف سے. تو جو موجودہ سٹرکچر ہے وہ کافی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، خاص ابھی طور تو پہ ہم بہت لیک کر رہے ہیں. اچھا. ابھی پروونشل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے یا پھر جو ریجنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہیں
उधर भी अगर कोई हार्ट अटैक का मरीज़ आता है तो जो प्राइमरी केयर होती है, कोई हार्ट अटैक का मरीज़ आ जाए, जो इनिशियल ट्रीटमेंट है वो ये कि जो भी शरीयान बंद है हम उसको स्टेंट प्लेस करें, वो उस तरह की कोई कैथ लैब हमारे पास मौजूद है। तो क्या अमूमी तौर पे आवाम को ऐसी क्या फ़र्स्ट एड के तौर पे घर में रखनी चाहिए कि जो अल्लाह ना करे कि इस तरह के कोई सिम्पटम्स उनमें आते हैं तो उससे वो मेडिकेशन लें तो कम से कम वो बर वक्त हॉस्पिटल तक पहुंच सकें, सर्वाइव कर सकें। ये है कि वैसे तो हार्ट अटैक में अगर आप मरीज़ को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि वो महसूस करता है कि मुझे दिल का अटैक है, तो बेहतर तो ये है कि सबसे पहले वो जो नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है उधर रजू करें। अगर सपोज़ ऐसा है कि वो उसकी दस्तरस इतनी ईज़िली नहीं है, अप्रोचेबल नहीं है, तो घर में 3-4 ऐसी बेसिक मेडिसिन्स हैं जो उनके पास होनी चाहिए। एक डिस्प्रिन की गोली, सही, जिसे हम आम तौर पर वैसे ही सर दर्द के लिए, बेसिकली उसका मकसद खून पतला करना होता ठीक है। हो गया, तो वो हार्ट अटैक के इनिशियल मैनेजमेंट में उसका बहुत कलीदी किरदार है। ठीक हो गया। डिस्प्रिन की गोली, एक लोप्लेट की गोली होती है, अगर हम 4 गोलियां एट द स्पॉट अगर दिल के अटैक के अलामत आ रहे हैं वो दे दे तो उसका बहुत बड़ा रोल है। सही, दिल का दर्द को कम करने के लिए एक गोली होती है जो हम ज़ुबान के नीचे बहुत कॉमनली रखवाने के लिए दिल के मरीज़ों में यूज़ करते हैं, आर्जे में, उसे एंजिसिड कहते हैं। अगर ये दवाइयाँ घर पे हों तो मेरे ख्याल से अस्पताल के पहुंचने तक एक वो बहुत एक ब्रिज वाला काम करती हैं, और ये तो बड़ी सस्ती और अद्वियात हैं ये बहुत जो कि बहुत हर सस्ती, शख्स के अप्रोचेबल है, हर बंदा अप्रोचेबल अपने है। घर में रख सकता है। तो दूसरा ये कि कार्डिक हॉस्पिटल से रिलेटेड मैं बात कर रहा था। दूसरा, डॉक्टर मुश्ताक ने भी इस पॉइंट को उठाया कि जब भी आप कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करें हेल्थ सिस्टम में, उसमें टेक्निकल स्टाफ कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखें, अगर हार्ट अटैक से मरीज़ रिलेटेड आता है, ईसीजी टेक, अगर मरीज़ को जो आपने स्टाफ हायर किया उसको ईसीजी नहीं करना आती, तो फिर तो हर चीज़ उधर ही बिल्कुल ठप है। सही, आपने कैंसर हॉस्पिटल बना तो दिया है, उधर कितने टेक्निकल स्टाफ हैं जो कैंसर की अद्वियात से रिलेटेड, कैंसर के मरीज़ों से रिलेटेड वो है। मल्टी ऑर्गन फेलियर जो डिपार्टमेंट होता है, डायलिसिस के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक बात की थी कि डायलिसिस मशीनें हम मंगवा रहे हैं, उनको रन करने के लिए आपके पास स्टाफ है। ह्यूमन रिसोर्स गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बुरी तरह लैक कर रहे सही, हैं, टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स सही, हॉस्पिटल को चलाने के लिए, डायलिसिस मशीनों को चलाने के लिए। ये चीज़ें जो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको ज़ेर नज़र रखें और इन चीज़ों पे वर्कआउट करें। सही। डॉक्टर एजाज साहब, आपकी तरफ हम गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। हुकूमतों के तकाबली जायज़े की तरफ हम जाएंगे कि माजी की जो हुकूमतें उन्होंने शोबा सेहत पे किस हद तक कारकर्दगी दिखाई और अब की जो हुकूमत है ये इस शोबे के साथ किस हद तक संजीदा है। तो आपको इन माजी की हुकूमतें और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी में क्या नुमाया चीज़ें नज़र आ रही हैं? जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में तमाम शोबों के अंदर मसाइल दरपेश हैं, इसी तरह सेहत के शोबे में बिल्कुल ये इश्यूज़ हैं। जिस तरह से आप देख लें, अगर वहाँ पानी का, अगर सैनिटेशन के निज़ाम की आप बात कर लें, जिस तरह से वहाँ पे एक बेदरेक जो है वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को का इस्तेमाल और जंगलात की कटाई, पहाड़ों की जो है ना मिनरल्स के लिए सरमाए की वहाँ पे जो आमद है, उसके साथ साथ वहाँ पे जो है ना एक अनप्लैन्ड किस्म की एक डेवलपमेंट हो रही है। उस अनप्लैन्ड डेवलपमेंट के नतीजे में ज़िंदगी के तमाम शोबे मुतासिर हो रहे हैं। सही, आलूदगी बढ़ रही है, अशिया खुर्दनोश, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, अद्वियात के मयार पे भी सवालिया निशान है। इसी तरह से जो है, अब जो आपने कहा कि जी पहले की जो माजी की जो गवर्नमेंट्स हैं और अभी के गवर्नमेंट्स में जो काम चल रहा है उस पे क्या फ़र्क है। ज़ाहिर सी बात है, उस ज़माने में मीडिया का दौर नहीं था, एक काफ़ी हार्ड ट्रेन होने की वजह से, दूर हफ्तादा इलाका होने की वजह से वहाँ से जो जिस तरह की सहूलियात उस दौर में या जिस तरह के इदारे बनने चाहिए थे वो नहीं बने। नहीं बनने की वजह से आज सारे मसाइल हमारे सामने जो जमा-शुदा मसाइल हैं वो नज़र आते हैं। लेकिन अब चूँकि ये इश्यूज़ सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे आए रोज़ सवालात उठ रहे हैं। आवाम ख़ुद जो है वो बारहा सरापा एहतजाज होती है डॉक्टरों की कमी की वजह से, अस्पताल में जो अद्वियात की फराहमी है। डॉक्टर दूसरे गुफ्तगू का तीसरे सिलसिला यहीं से जी। जारी रखेंगे। नाज़रीन, बढ़ते हैं एक मुख्तसर से दौरानिए के वक्फे की जानिब। हमारे साथ रहिए। वक्फे के बाद हम गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर एजाज। डॉक्टर साहब, तकाबली जायज़े की तरफ हम जा रहे थे कि माजी की जो हुकूमतें थी इसमें कोई दो राय नहीं कि हाफिज़ हफीज़ रहमान के दौर में गिलगित बल्तिस्तान को तरक्की के नए रास्तों से उन्होंने मुतारिफ़ कराया, लेकिन अमूमी तौर पे नज़र ये आ रहा था कि ह्यूमन रिसोर्स की तरफ उनकी तवज्जो कम थी। तो उनकी हुकूमत और अब की जो हुकूमत है, इन दोनों हुकूमतों के का क्या आप समझते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा इस शोबे की तरफ संजीदगी का मुज़ाहरा कर रही है?
देखिए, जब तक सेहत का बजट नहीं बढ़ता तब तक जो है कोई भी सेहत के हवाले से जो भी इक़दामात होंगे वो फिर कागज़ी कार्रवाई की हद तक ही हो सकते हैं या सिर्फ़ दावों की हद तक ही हो सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर कोई इदारा बनाना है, कोई बड़ा अस्पताल बनाना है, आवाम को वाक़ई में सेहत की सहूलियात मुहैया करनी है, मुफ़्त में मुहैया करनी है, तो फिर उसके लिए जो है सेहत का बजट सबसे पहले बढ़ाना होगा। सेहत के बजट के हवाले से हम देखें तो उसकी परसेंटेज जो है साबका गवर्नमेंट में भी जितने भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने परसेंटेज तकरीबन उतना ही रखा है। पहले बजट कम था उसका उतना ही परसेंट, अब बजट बढ़ गया तो उसका उतना परसेंटेज है। तो इसलिए जो है ना सर आजकल जो कुछ अच्छे जो पेशरफ्त हुई है सेहत के हवाले से वही मैं बात रखना चाहूँगा उसमें। जिस तरह कार्डियक हॉस्पिटल का डॉक्टर मुनम ने कहा कि वो बन गया है लेकिन जिस रफ्तार से बन रहा है अनफॉर्चुनेटली वो एक सवालिया निशान है। फिर वो हॉस्पिटल बन गया लेकिन उसके अंदर जो मशीनरी आनी चाहिए बर वक्त उसके मशीनरी को चलाने के लिए जिस तरह के ट्रेंड याफ्ता और डिप्लोमा होल्डर स्टाफ और डॉक्टर चाहिए उनको वहाँ तैनात करना भी एक अहम ज़िम्मेदारी होगी गवर्नमेंट की। डॉक्टर तनवीर साहब, आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। अमूमी तौर पे देखने में ये आ रहा है कि हुकूमतें डॉक्टर्स के साथ बैठती हैं, उनके साथ मकालमे का रास्ता भी अपनाती हैं, बैठकें भी सजाती हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत और डॉक्टर्स के दरमियान में कहीं ना कहीं फिर गैप आता है। क्या आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी सही सपोर्टिंग किरदार अदा नहीं कर पा रही है गिलगित बल्तिस्तान की? मुख्तसरन इस पे आप अपना ओपिनियन। इस हवाले से इश्यूज़ तो मल्टीपल हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है ना वो ये है कि हमारे कोई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स किसी भी हॉस्पिटल को या किसी भी इदारे को या किसी भी सूबे को जब चलाना होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। उसमें आपने एक्सपर्टीज़ को भी बिठाना होता है, ब्यूरोक्रेसी के लोगों को भी बिठाना होता है, हुकूमत के भी लोगों को बिठाना होता है, और उन लोगों को बिठाना होता है जिनको जो है हेल्थ रिलेटेड चीज़ों से वो बखूबी वाकिफ़ हों। उसके अलावा जो है उसके लिए फिर एक ह्यूमन रिसोर्स चाहिए हो, तो चाहिए है, कितना चाहिए हो, और वो जो ज़रूरत होती है वो जो एक्सपर्ट बंदा होता है वो बताएगा कि भाई कितना चाहिए। आप मीटिंग्स तो रखते हो, स्टीयरिंग कमेटीज़ बनाते हैं, और ये है कि रैंडमली कोई चीज़ कहते हैं कि ये चीज़ हमने की, तो उस तरह तो फिर ऐसे नहीं होता। दो चीज़ें जो है मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा जो इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं, फ्यूचर में उनको देख के हम जो है कि हम देख सकते हैं कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा टाइम के साथ वो आएगी, लेकिन ये है कि फ्यूचर में वो आ ही जाएगी। एक तो ये पोस्ट ग्रेजुएट जो ट्रेनिंग शुरू की है एफसीपीएस की, गिलगित के 2 हॉस्पिटल्स अभी रिकग्नाइज हुए हैं सीपीएसपी ने, उसमें जो है कुछ चीज़ें जो हैं डेफिशिएंसीज़ का वो बताया हुआ है। अब डेफिशिएंसीज़ को ख़त्म एक्सपर्टीज़ की, कोई बीओजीज़ की मीटिंग्स हों, कोई स्टैंडर्ड कोई सेट हों, कोई प्रोटोकॉल्स हों, तभी ख़त्म हो सकते हैं। डॉक्टर मुनम साहब, आपसे बात करते हैं कि आपको लगता है कि ये हुकूमत जो अब इनिशिएट उठा रही है, हाउस जॉब की तरफ जा रही है, नर्सिंग हॉस्पिटल टीचिंग उसकी तरफ जा रही है, तो आपको लगता है कि इन इकदामात के बाद फ्यूचर में इस शोबे में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी? मुख्तसरन इस पर अपनी राय दीजिए। अली भाई बिल्कुल, ये एक रिवोल्यूशनराइज स्टेप होगा टुवर्ड्स हेल्थ, स्पेशली जीबी आवाम के लिए, कि अगर उधर टीचिंग हॉस्पिटल बिल्ड हो जाता है, जिस तरह से हमारी जो हेल्थ जैसे बताएं बोर्ड ऑफ गवर्नेंस से रिलेटेड, या फिर हमारे हेल्थ के शोबे के मरकज़ी जो इदारे हैं, अगर वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि एक जो सर्टिफाइड टीचिंग हॉस्पिटल हम गिलगित में बिल्ड कर जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनके जो छोटे छोटे मसले या दरमियानी लेवल के मसले जिनके लिए हमें मरीज़ों को रेफ़र करना पड़ता है, वो बेचारे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में इतना ट्रैवल करके शहरों की तरफ, यानी कि ये जो अभी इनिशिएट ले रहे हैं, अगर ये इस पे अमल दरामद होता है तो इससे बहुत हद तक मसाइल कम हो जाएंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये था आज का अहवाल गिलगित बल्तिस्तान, जिसमें हमने शोबा सेहत पे बात करने की कोशिश की कि उसको इस शोबे में क्या मसाइल दरपेश हैं और अब तक हुकूमतों की क्या कारकर्दगी रही है, उस पर हमने मुख्तसरन कोशिश की उसका अहाता पेश करने की। किसी भी माशरे में मसाइल ज़ाहिर होते हैं, मसाइल का हल जो वो असम्बलीज़ के पास होता है, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उन्होंने उन मसाइल को हल करना है, लेकिन मसाइल तभी हल होंगे जब आवाम उन मसाइल पे अपनी पार्टिसिपेशन दिखाएगी, जब अपने मुंतखब नुमाइंदों से सवाल उठाएगी उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर। जब तक आवाम सवाल नहीं उठाएगी, मसाइल जूँ कि तू
ہی رہیں گے۔ ایک اور اہم ایشو کی طرف بھی آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان میں جو اس وقت اسپتال ہے وہاں پہ جو مریض آ رہے ہیں ان کے حوالے سے کوئی ڈیٹا بیس کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ ڈیٹا بیس اگر کوئی نظام ہوگا تو ڈاکٹرز کو بھی کے علم میں بھی آئے گا کہ دل کے کتنے مریضوں کی تعداد ہے، کیا ان کی تعداد میں کس حد تک اضافہ ہو رہا ہے، کینسر کے مریضوں میں کیا کس حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ تو حکومت وقت سے گزارش ہے کہ ڈیٹا بیس نظام کی طرف بھی جائے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلے احوال کے ساتھ، نئے دوستوں کے ساتھ، نئے کسی اہم موضوع کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔